और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली सबसे बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर है, पूरे देश को इंतजार था कि आखिर क्या होने वाला है बीएमसी में। अब बीएमसी में कमल खिलेगा, ये एग्जिट पोल कह रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज सभी बड़े नेताओं ने वोट डाला। बड़ा दिन था मुंबई के लिए कि आखिर मुंबई का किंग कौन बनेगा, ये उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस वोट देने के लिए पहुंचे, उद्धव ठाकरे सपरिवार आदित्य ठाकरे के साथ वोट करने पहुंचे। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, राज ठाकरे वोट करने पहुंचे। ये आज की बड़ी तस्वीर सियासत से आई, जिस बीएमसी पर लगभग 29 साल से ठाकरे परिवार का कब्जा रहा, रुझानों में वो किला ढहता नजर आ रहा है। देखिए जो तस्वीरें मुंबई से आई, बड़े बड़े सितारे वोट करने पहुंचे। सलमान खान पहुंचे थे वोट करने के लिए बीएमसी का। सलमान खान के अलावा दूसरे एक्टर्स भी पहुंचे। नाना पाटेकर को आप देख रहे हैं, सलीम खान पहुंचे वोट करने के लिए। अक्षय कुमार वोट करने पहुंचे। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने वोट किया। रणबीर कपूर ने अपने मत का प्रयोग किया। जॉन अब्राहम ने वोट डाला है। अन्ना सुनील शेट्टी भी वोट करने के लिए पहुंचे। आमिर खान ने वोट किया। कैलाश खेर वोट करने पहुंचे। वरुण धवन को आप देख रहे हैं जिन्होंने वोट किया है। और सैफ अली खान और करीना कपूर ने भी वोट डाला। गुलजार साहब ने मत प्रयोग किया और राकेश रोशन ने। दूसरी तरफ न सिर्फ एक्ट्रेसेस भी पहुंची करने के लिए। तस्वीर आप देख रहे हैं, श्रद्धा कपूर ने वोट डाला है। ट्विंकल खन्ना ने वोट डाला है। पुढे जाओ ना, आडवं जाओ ना। ये तमन्ना भाटिया को आप देख रहे हैं, तमन्ना वोट करने के लिए पहुंची। मुंबई कर्ज के लिए बड़ा दिन था। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने वोट किया। जानवी कपूर ने वोट डाला है। करिश्मा कपूर को आप देख रहे हैं। मताधिकार का प्रयोग सभी लोग कर रहे हैं। रवीना टंडन ने मत प्रयोग किया। और ये श्रद्धा कपूर की तस्वीर। पुढे जाओ ना, आडवं जाओ ना। लेकिन बड़ी बात यह है, जो रुझान सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि मुंबई पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। बीएमसी पर देवेंद्र फडणवीस फिर एक बार नायक के रूप में निकलकर सामने आ रहे हैं। बंपर और अप्रत्याशित जीत एग्जिट पोल दर्शा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। देश के सबसे अमीर नगर निगम के लिए वोटिंग खत्म हुई तो रुझान आए। तब बोतल से जिन्न निकला। पता चला रुझानों में फडणवीस की जय जय हो गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता खोलने वाले देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे को झटका दिया है और रुझानों में ठाकरे कुनबे का किला ढा दिया है। बाला साहेब की बनाई पार्टी की जिस बीएमसी में सरकार हुआ करती थी, जिसने 25 सालों तक राज किया, रुझानों में वो आउट हो गई है। 20 सालों बाद भाई भाई मिले, पूरा परिवार मिला, मराठी मानुष का दांव खेला। लेकिन रुझान बता रहे हैं कि शायद कहीं चूक हो गई, कुछ न कुछ कमी रह गई। दोनों भाई देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के चक्रव्यूह को भेदने की बात छोड़िए, भाप तक नहीं पाए। अब देखिए, नतीजों से पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, बड़ी जीत के करीब है बीजेपी। क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल? एग्जिट पोल देखिए, पहले बीएमसी में 227 सीटें, बहुमत के लिए चाहिए 114 सीटें। बीजेपी प्लस यानी बीजेपी और शिंदे सेना मिला देंगे तो 131 से 151 सीटें जीतेगी। ये एग्जिट पोल कह रहे हैं। 114 के आंकड़े से कहीं ज्यादा, यानी बीएमसी पर बीजेपी शिंदे का कब्जा होगा। इस बार बीजेपी का मेयर बीएमसी पर होगा। इसके अलावा देखिए जरा, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ साथ चुनाव लड़ रहे थे। 58 से 68 सीटें सिर्फ मिल रही हैं। राज और उद्धव मिलकर लड़ रहे हैं। तब बड़ी बात यह है कि माना जा रहा था कि मराठा वोटर एक साथ वोट करेगा, उसका फायदा राज और उद्धव को मिलेगा, जो सीटों में नहीं दिख रहा है। कांग्रेस सिर्फ 12 से 16 सीटों पर समट रही है और अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें। यह एक्सेस माई इंडिया का पोल है। वोट परसेंटेज देखिए जरा, 42% वोट बीजेपी को गया है, 42%।
32% वोट शिवसेना उद्धव राज ठाकरे को गया है। 10% का फर्क है, 10% का मार्जिन है बीजेपी शिंदे और उद्धव सेना के वोट में। दूसरी तरफ 13% वोट सिर्फ कांग्रेस को मिला है और अन्य के खाते में 13%, इसमें ओवैसी की पार्टी भी आती है। अब मैं आपको बताऊं दूसरे एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। एक और एग्जिट पोल है जेवीसी एग्जिट पोल, जो 138 सीटें दे रहा है बीजेपी प्लस को। 138 बहुमत के लिए चाहिए 114, यानी इसमें भी बीजेपी बाजी मार रही है। उद्धव सेना को दे रहा है 59 सीटें, बहुत पीछे रह गए। कांग्रेस को 23 सीटें और बहुमत के लिए 114 चाहिए। एक और एग्जिट पोल है सकाल एग्जिट पोल, बीजेपी प्लस को दे रहा है 119, 114 से यह भी आगे। उद्धव सेना को 75 सीटें, कांग्रेस को 20 सीटें। यह स्थिति है इस एग्जिट पोल की। जनमत पोल्स बीजेपी को दे रहा है 138 सीटें, 114 से यह भी कहीं आगे। उद्धव सेना को 62, कांग्रेस प्लस को 20 सीटें दे रहा है। एक्सिस माई इंडिया 131 से 151 सीटें बीजेपी को मुंबई में दे रहा है और उद्धव सेना को 58 से 68, कांग्रेस प्लस को 12 से 16 सीटें दे रहा है। पोल्स ऑफ पोल, यानी इन सारे पोल्स का मैं एवरेज अगर निकालूं तब भी बीजेपी प्लस को बहुमत मिल रहा है, 134 सीटें मिल रही हैं। यानी एग्जिट पोल ने यह मोहर लगा दी है, एग्जिट पोल ने ठप्पा लगा दिया है कि बीजेपी ही बीएमसी में मुंबई का किंग बनने वाली है। दूसरी तरफ पोल्स ऑफ पोल्स में उद्धव सेना को 65 और कांग्रेस को 19 सीटें मिल रही हैं। यह है एग्जिट पोल जो बता रहे हैं कि 29 साल तक जिस किले पर उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का कब्जा था, वो किला ढहता नजर आ रहा है। और बहुत से जानकार ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने से जो उत्तर भारतीय वोटर था वो वोटर छिटक गया है, ये भी हो सकता है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं नेता। सभी जगह पर भारी उत्साह है, तो इसका मतलब साफ है कि मुंबई में भी एक बदलाव लोग चाहते, परिवर्तन चाहते, विकास चाहते। सब जगह पर महाराष्ट्र में डेवलपमेंट के लिए वोट देंगे। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहते। लोग पूरी तरह विकास चाहते हैं। मुंबई का जो है पिछले 7-8 साल से चुनाव का इंतजार कर रहा है, वो निराश हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार में बैठे लोग हैं, ये चुनाव ही नहीं चाहते थे। हमने बहुत प्रेशर किया कि भाई चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं। कोरोना के बाद से चुनाव लंबित था, आज देर आए दुरुस्त आए, कम से कम चुनाव तो हो रहा है। इतने सालों से वोट डर रहा है, उसका वहां पे नाम नहीं है, दूसरे बूथ पे बेचते हैं, वहां जाता है, नाम नहीं है, घर चले जा रहा है। अरे वोटर कार्ड दिखा रहा है, इलेक्शन कार्ड दिखा रहा है, वो लोग लगाते, स्कैन नहीं हो रहा है। अरे मेरी खुद की डॉटर का नाम कट कर दिया, वो आई वोट डालने के लिए, तो पे वोटिंग उसका नाम ही नहीं है। दूसरी जगह, अरे तो क्या करोगे आप? ये जेन जी है, फर्स्ट टाइम वोटर था, एंथुसियाज्म था सबके अंदर, कितने लोग इस तरह से रिटर्न जाना पड़ा सबको घर पे विदाउट वोट डाले। तो क्या डेमोक्रेसी का कत्ल है, असंवैधानिक चीज है? क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अच्छी मेजोरिटी मिलेगी और नागपुर शहर को जो हमने विश्व देश का सबसे सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का निर्धार किया है, उसमें हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। जो 29 महानगर पालिका है उसमें से कम 25-26 महानगर पालिका हमारी महायुति जीत सकती है। और यहाँ मुंबई में और अनेक जगह पर बीजेपी, शिवसेना और आरपीआई एक साथ है। कुछ जगह पर बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजय दादा की और आरपीआई साथ में है। तो आज सभी नगर निगम पर वोटिंग हो गई है। देखिए जरा कैसे अलग अलग नगर निगम पर कौन कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली में बीजेपी शिवसेना साथ है, अजित पवार खिलाफ लड़ रहे हैं। मीरा भाईंदर, नवी मुंबई में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ में बीजेपी एक तरफ है और चाचा भतीजे एक तरफ हैं, शरद पवार और अजित पवार। कोल्हापुर में बीजेपी, एनसीपी एक साथ और शिवसेना अलग लड़ी चुनाव। नासिक में शिवसेना, एनसीपी एक साथ और बीजेपी अलग लड़ी है चुनाव। ये इस तरह से अजब दोस्ती और गजब मुकाबला था। अकेले मुंबई में देखिए जरा, अजित पवार अलग लड़ रहे थे और एकनाथ शिंदे और बीजेपी एक साथ लड़ रही थी। सब एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। ये मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। शिवसेना लड़ रही थी 84 सीटों पर चुनाव, बीजेपी लड़ रही थी। ये मैं आपको 2017 का नतीजे बता रहा हूं, 2017 के जो नतीजे आए हैं। अब से 9 साल पहले चुनाव हुआ था, तब शिवसेना को 84 सीटें मिली, बीजेपी को 82 सीटें मिली, कांग्रेस को 31 सीट मिली थी उस वक्त, एनसीपी को मिली थी 9 सीट और एमएनएस को 7 सीट।
शिवसेना की जो 84 है वो अभी जो एग्जिट पोल है वो उन्हें 60 पर ले आई जब राज ठाकरे के साथ लड़ रहे हैं, और बीजेपी पहुंच गई है 130 से ऊपर। अब देखिए जरा, आपको बताऊं कि इसके अलावा आज जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में कैश भी मिला है उस दौरान, जिस पर बवाल हुआ। लगभग 50 लाख रुपए झोले से निकला है चुनाव के दौरान। आखिर इस पैसे का क्या किया जाना था, सवाल ये। अकोला से कैश बरामद हुआ है। तो 50 लाख रुपए अकोला से बरामद हुए। दूसरी तरफ मालेगांव में आरोप लगाया गया कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड मिले हैं, जिसके बाद वहां टीम पहुंची थी। क्या कर रही है ये फेक मतदान कार्ड चला रहे हैं यहाँ से, किसका कर रही है? थैली में भर। एक आरोप विरोधियों ने और लगाया कि इंक जो वोटिंग की थी वो ऐसी थी जो छूट जा रही थी। उसके बाद देखिए जरा, हमारे सहयोगी ने ये एक टेस्ट भी किया, लेकिन इंक वाकई निकल जा रही थी। ये जो पूरा मामला है, ये बस एक जगह पे नहीं बट काफी सारे और जगहों से भी सामने आ रहा है। पुणे में रोहित पवार हो गए, मुंबई में सचिन सावंत हो गए जो कि कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने भी इसको सामने लाया। और अभी हम देख सकते हैं कि कैसे हमने आपके सामने, जो कि पहले यहाँ पे एक नीला एक मार्कर था, कुछ यहाँ पे था और कुछ नाखून पे था, और अभी अगर हमने निकाल दिया इसको, आई होप आई एम नॉट हर्टिंग यू, अगर हमने निकाल दिया तो ये ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ये जो मार्कर ये निकल गया। ये देखिए काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमको मार्कर दिख रहा है। इस बार मार्कर से लगाया ना उन्होंने। आगे पूछेगा ना कोई। ये देखिए मैडम, लोखंडे मैडम, ये तो निकल हमारे ऑफिस में ऐसा। अब वोटिंग हुई, इंक निकल गई, इस पर बवाल शुरू हो गया। देखिए जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान। राज ठाकरे कह रहे हैं, एमएनए चीफ राज ठाकरे ने वोटिंग के दौरान बड़ा दावा किया, उंगलियों पर लगी स्याही को केमिकल से मिटाया जा रहा है, सरकार सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, उद्धव ने भी वोटिंग में इस्तेमाल स्याही पर सवाल उठाए। उद्धव ने चुनाव आयोग से इस पर तत्काल ध्यान देने को कहा, नहीं तो चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी दे दी। पहली बार देख रहे हैं कि स्याही को साफ किया जा सकता है। पुरानी ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं। इन लोगों में सत्ता पाने का इतना लालच है, मैंने ऐसी बेशर्म सरकार कभी नहीं देखी। इसलिए वो वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं, ताकि वो पूरे देश में एक ही समय में धोखाधड़ी और गड़बड़ी कर सकें। उद्धव ने लोकतंत्र की सरेआम हत्या का आरोप लगाया। देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया उद्धव और राज ठाकरे पर। मीडिया के सामने अपनी उंगली रगड़ते हुए पूछा, देखो स्याही मिट रही है क्या? हर चीज पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। चुनाव आयोग ने भी इस मुद्दे पर बयान जारी किया है। चुनाव आयोग ने कहा, वायरल वीडियो की जांच की जाएगी, अगर स्याही मिटाकर कोई दोबारा वोट करने आया है तो उस पर सख्त एक्शन लेंगे। सुनिए जरा, हर चुनाव में एक बवाल, कभी ईवीएम, कभी बैलेट बॉक्स, कभी पहचान पत्र और कभी स्याही। सुनिए। आजपर्यंत ती इंक लावली जायची, पहले इस्तेमाल होने वाली स्याही को एक नए पेन से बदला जा रहा है और इस नए पेन को लेकर शिकायतें आ रही हैं। सैनिटाइजर लगाने पर स्याही गायब हो जाती है। अब एकमात्र विकल्प यही बचा है कि स्याही लगाएं, बाहर जाएं, उसे पोंछें, फिर अंदर आकर दोबारा वोट डालें। इससे पता चलता है कि सरकार सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। नहीं, बहुत सारे जगह ऐसे कि वहां से शिकायतें आ रही है। कुछ लोगों का नाम ही गायब है, कुछ लोगों का कहाँ मतदान करना है वो किसी को पता नहीं, ना ही कोई बता रहा है। साथ ही साथ पहली बार अनुभव हो रहा है कि इंक जो लगाई जा रही है वो भी आप क्लीन कर सकते हो। तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग, और इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग है या कमिश्नर है वो करते क्या है, किस चीज के लिए वो सैलरी लेते हैं। ये अभी मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है, अब इसको मिटा के दिखाइए। देखिए कहीं मिट रहा है, देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, कहीं मिट रहा है। ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए, और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए। मैं तो वो तो ऑयल पेंट करना तो ऑयल पेंट करिए, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। अब आइए एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर बीएमसी की लड़ाई इतनी बड़ी है क्यों। हर लड़ाई के पीछे या तो पावर होता है या फिर पैसा होता है। यहां पावर और पैसा दोनों है। देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए बीएमसी का जो बजट है
74,427 करोड़ है, यानी एक नगर पालिका का बजट 74,000 करोड़ से ज्यादा है। पूरे राज्य सरकार का बजट इतना नहीं होता। हिमाचल देखिए, हिमाचल का बजट ही 58.5 करोड़ रुपए, 58,500 करोड़ रुपए। अगला राज्य देखिए, अरुणाचल प्रदेश का बजट लगभग 40,000 करोड़ रुपए है, यह बीएमसी के बजट से कम है। मणिपुर का बजट लगभग 35,000 करोड़ रुपए है, यह भी बीएमसी के बजट से कम है। त्रिपुरा का बजट लगभग 32,500 करोड़ रुपए, यह भी बीएमसी के बजट से कम है। और देखिए गोवा का बजट, बीएमसी का बजट लगभग 74,500 करोड़ और गोवा का बजट लगभग 28,000 करोड़, बहुत कम है। अगला राज्य देखिए, सिक्किम का बजट 16,196 करोड़ है और लद्दाख का बजट 4,692 करोड़ है। और दिल्ली नगर निगम का बजट बीएमसी के मुकाबले देखिए सिर्फ 16,530 करोड़। अगला है नागपुर नगर पालिका का लगभग 5,400 करोड़। 140 साल पुरानी बीएमसी का बजट 74,427 करोड़ है। यह देश के कई राज्यों के बजट से अधिक है। एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका में से एक है बीएमसी। बीएमसी के पास झील, मेडिकल कॉलेज जैसी बड़ी संपत्तियां हैं। साथ ही बीएमसी के पास 80,000 करोड़ का फिक्स्ड डिपॉजिट भी है। इससे हर साल 1,600 करोड़ से ज्यादा ब्याज से ही मिल जाता है। हर हाल के सालों में बीएमसी की कमाई और तेजी से बढ़ी है। साथ ही यह मुख्य रूप से फीस, टैक्स, डेवलपमेंट चार्ज और निवेश से होता है। इसके बारे में बताऊं, बिल्डर्स के लिए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से बीएमसी को काफी कमाई होती है और फ्लैट, इमारतों, शॉपिंग मॉल, बाजार पर प्रॉपर्टी टैक्स से कमाई होती है। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट बीएमसी खुद पूरा करती है। यह है दुनिया के 50 छोटे देशों के जीडीपी से ज्यादा बीएमसी का बजट है। भूटान, मालदीव, फिजी जैसे छोटे देशों से ज्यादा बीएमसी ताकतवर है। अब सोचिए, बीएमसी बेवजह नहीं है। लड़ाई इसलिए और बड़ी है क्योंकि पैसा और पावर दोनों है। अब आपको बताऊं, इसीलिए लड़ाई भी हो रही। आज देखिए जरा, दो पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सेंटा क्रूज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सेंटा क्रूज में बीजेपी और उद्धव सेना के कार्यकर्ता भिड़ गए। यहाँ नहीं वोट दे अपना। तो हिंदी में बताइए। हिंदी में ये महाराष्ट्र है भाई। दिल्ली में भी जा रहा है ना। अच्छा, दिल्ली में भी जा रहा है। बड़ी अच्छी अरेंजमेंट्स की है बीएमसी ने। मैं बीएमसी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। साल दर साल वो मेहनत कर रहे हैं, चाहे गणपति पूजा हो या कोई भी उत्सव, वो पूरा ध्यान रखते हैं। वोट देना चाहिए, वोट जन्म सिद्ध अधिकार है, हर एक को देना चाहिए। जो भी अच्छा काम करता है उसको वोट देना है। आपने पार्टिसिपेट करना चाहिए पॉलिटिकली, बिकॉज जिसको आप सपोर्ट करते हैं अगर वो गवर्नेंस में आए तो दे कैन मेक अ डिफरेंस। ये हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध करे। हमारा इलाका, जब आप घर साफ रखोगे, इलाका साफ रखोगे, इलाके को प्रोग्रेस करते हुए देखोगे, तभी देश की प्रगति भी होगी। तो आई थिंक दिस इज बाय फार द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्शंस। हम सिर्फ रोते रहते हैं कि बीएमसी ये नहीं करती, बीएमसी वो नहीं करती, हम कुछ नहीं। सुरक्षा चाहिए, प्रगति चाहिए मुंबई में अच्छी हवा चाहिए, गड्ढा मुक्त रोड्स चाहिए। इन सब चीज के लिए हम सबको जिम्मेदार लेना पड़ेगा। हम सबको, एवरीबॉडी हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। जो भी जीत के आएगा वो टाइम पे चुनाव रखे, ये भी बहुत जरूरी है इस देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए। लेकिन जिस कदर हमारे शहर के हालात हुए पिछले कुछ दिनों में, तो अरमान ये है कि बेहतर हो। और आइए बीएमसी चुनाव के बाद आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, आपको ईरान लिए चलता हूं। देखिए जरा ईरान में क्या हो रहा है। ईरान से आखिर भारतीय कैसे निकलेंगे जो वहां फंसे हुए हैं। ईरान में हालात क्या, मैं आपको बताऊं। अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर युद्धपोत ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। अमेरिका का युद्धपोत है अब्राहम लिंकन, जिसे मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिका ने रवाना किया है।
दूसरी तरफ ईरान भी अपनी तैयारियों की तस्वीरें साझा कर रहा है। यह भी एक तरह का वॉर है, वॉर से पहले की तैयारी होती है। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए भारत में क्या हो रहा है। भारत में करगिल से आज भी तस्वीरें आई हैं जहां खमनेई के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। ये भारत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत में प्रदर्शन हो रहा है, खमनेई के हक में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन खमनेई के खिलाफ और रजा पहलवी के समर्थन में भी भारत में हो रहा प्रदर्शन। ये दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में लोग सड़कों पर उतरे रजा पहलवी के हक में। ये जो प्रदर्शन देखिए दिल्ली में हो रहा है, ईरान का नया झंडा ये प्रदर्शनकारी लिए हुए हैं। लेकिन बहुत से लोग जो फंसे हैं ईरान में, उनके परिवारों की आंखों में आंसू हैं। उन्हें इंतजार है कि उनके घर का लाल, उनका बेटा कब ईरान से और कैसे वापस आएगा। मैं जल्दी आऊंगा, पूछा था। हिम्मत रखिए, परेशान मत होइए। हम लोग आपके के लिए आए, परेशान मत होइए। क्या कहता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार से अपील है कि इनका बेटा वापस आए। एक तरफ ईरान हिंसा और प्रदर्शन की आग में जल रहा है और दूसरी तरफ ट्रंप और खमनेई जानलेवा धमकियों के तीर चला रहे हैं। और इन सब के बीच ईरान में फंस गए हैं वो हजारों भारतीय जिनका इस हिंसा और बवाल से कोई लेना देना नहीं। संकट में फंसे सैकड़ों छात्र और उनके परिवार अब मोदी से गुहार लगा रहे हैं और अपील कर रहे हैं, जैसे हर मुसीबत में मोदी ने विदेशों से भारतीयों को बचाया और एयरलिफ्ट कर वापस लाए, वैसे ही ईरान से भी भारतीयों की सलामत वापसी कराएं। जो सिटीजन जिस कंट्री के होते हैं उस कंट्री का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करें। अब हमारी रिक्वेस्ट है उनको यहाँ पे आप लिफ्ट कीजिए। तो परिवार कह रहे हैं कि वापस लाया जाए। देखिए जरा ईरान में जो भारतीय हैं वो क्या करते हैं, उन्हें लाया जाएगा। भारत के करीब 10,000 लोग ईरान में फंसे हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या भारत से गए छात्रों की है। भारत सरकार ने भारतीयों से तुरंत ईरान छोड़ने को कहा है, लेकिन बड़ी संख्या में फंसे भारतीय निकल नहीं पा रहे हैं। ईरान में विदेशी छात्रों को पासपोर्ट यूनिवर्सिटी में जमा करना होता है। जब छात्र वापस अपने देश जाना चाहते हैं तब पासपोर्ट मिलता है। इमरजेंसी में कई यूनिवर्सिटी तुरंत पासपोर्ट वापस नहीं कर रही। ईरान छोड़ने के लिए छात्रों को एग्जिट वीजा की जरूरत होती है। परीक्षा टल गई है तो कई यूनिवर्सिटी एग्जिट वीजा के लिए तैयार नहीं। इस वजह से भी हजारों भारतीय छात्र ईरान में फंसे हुए। ईरान से वापसी के लिए बहुत सीमित उड़ानें हैं और हालात बिगड़े तो टिकट भी आसमान पर है। ईरान से भारत आने में पहले 25 से 30 हजार रुपए लगते थे, अब फ्लाइट की टिकट 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गई। इंटरनेट बंद होने से लोग परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से वो भारत से पैसे भी नहीं मंगवा पा रहे हैं जो ईरान में फंसे हैं और भारतीय दूतावास से संपर्क करने में भी दिक्कतें पेश आ रही। कर्फ्यू और नाकेबंदी की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालात ये हैं, अब भारत में सियासतदान भी अपील कर रहे हैं कि उन लोगों को वापस लाया जाए। सबसे परेशानी की बात यह है कि इंटरनेट बंद है वहां पर, और इंटरनेट बंद होने की वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान है। उनको कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा अपने उनके लड़के लड़कियों से। और दूसरा क्या है कि टिकट भी नहीं खरीद सकते वो लोग।
और तीसरी अहम बात यह है कि इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि टिकट खरीद कर फ्लाइट से वहां से निकले। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब, फॉरेन सेक्रेटरी फौरन कुछ प्लान बनाकर वहां से भारत के इन नौजवान लड़के लड़कियों को इवैक्यूएट करें। देखिए, ईरान के हालात पर भारत सरकार पूरी तरह नजर रखे हुए है। एडवाइजरी जारी की गई है और ये कहा गया है कि वहां जो भी लोग भारतीय हैं वो यहाँ वापस आ जाएं और जो मदद भारत सरकार से हो सकती है वो की जा रही है। वहां के हालात पर पूरी नजर है। वाकई ईरान में क्या होने वाला है कल कोई नहीं जानता। एक तस्वीर सामने आई, मैं आपको दिखाऊं ईरान में हो क्या रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है इराक से, क्योंकि ईरान और इराक की सीमा लगी है, वहां से बहुत से कुर्दिश लड़ाके ईरान में दाखिल हो रहे हैं और वो अंदर जाकर आगजनी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये लोग बाहर से आए जो ईरान में आग लगा रहे हैं, ईरान के हैं, किसी ने भेजा है, किसी की शय पर कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने अपने युद्धपोत को आगे बढ़ा दिया है। युद्धपोत समंदर में आगे बढ़ते ही दुनिया में हलचल मच गई। अब्राहम लिंकन वॉरशिप कैरियर आगे बढ़ाया जा चुका है, यानी ईरान की तरफ बढ़ रहा है। अब देखिए जरा, अमेरिकी युद्धपोत वेनेजुएला पर हमले से पहले ट्रंप ने जैसे उसकी घेराबंदी की थी इस युद्धपोत के जरिए, वैसे ही घेराबंदी अमेरिका अब ईरान की करने में जुटा है। ईरान के पास आसमान से समंदर तक सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। वो अपने सबसे बड़े युद्धपोत यूएसएस लिंकन को ईरान की ओर भेज दिया है। 60,000 करोड़ रुपए का यह वॉरशिप है। इस वॉरशिप कैरियर में 37 साल से यह अमेरिका की ताकत बना हुआ है। इसमें खतरनाक मिसाइल और हथियारों से लैस युद्धपोत यह समंदर में ट्रंप का सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी है। इसमें 6 से 7 हजार सैनिक, 65 से 70 फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं। इसमें कई छोटे युद्धपोत और दर्जनों हेलीकॉप्टर भी रहते हैं। इस युद्धपोत में परमाणु हमले में सक्षम कई पनडुब्बियां भी होती हैं। जहां सबसे ज्यादा खतरा और चुनौती होती है, अमेरिका वहां इसे तैनात करता और इसका इस्तेमाल अभी वो चीन पर नजर रखने के लिए कर रहा था और ये एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर में तैनात किया गया था। लेकिन अब मिडिल ईस्ट की ओर भेजने के फैसले से संदेश साफ है कि अमेरिका ईरान को घेरकर बड़ी सैन्य कार्रवाई की प्लानिंग भी कर रहा है। क्या मादुरो की तरह ट्रंप की नजर अब खामनेई पर भी है? इसलिए पहले मिडिल ईस्ट में 40,000 सैनिक और 6,000 जहाज उतारे और अब अपने सबसे भरोसेमंद युद्धपोत को भी ऑपरेशन के लिए भेज दिया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर एक्सपर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी है कि अगर आप प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाओगे और उनके साथ में गलत व्यवहार करोगे तो हम अमेरिका इंटरव्यू करने की तैयारी रखता है या इच्छा रखता है। बट ये सब चीजें बोलने के लिए हैं, जैसे वो रोल आउट होगा क्या होता है आगे ये समय। यूएस और उनकी एलाई की एक तबीयत बनी है कि एकदम से आप किसी मुल्क की चढ़ाई करें, वहां के डेमोक्रेटिक लीडरशिप को उतार दें या हाईजैक करें। आप देख लीजिए वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैसे रातों रात उनको कैसे हाईजैक किया। वो शायद कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि वैसा कोई मॉडल हम इधर ईरान में अप्लाई कर सकें, जो एक टक्कर इमाम खामनेई ने वेस्टर्न को दी है, जो उन्होंने एक स्पाइन दिखाई इमाम खामनेई ने कि हमें वर्ल्ड ऑर्डर, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, हमें बुली बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चाहिए। और उन्हें एक डेमोन्स्ट्रेट किया कि वेस्ट अब सेंटर ऑफ पॉलिटी नहीं है। लेकिन ये आराम से, आसानी से हालात काबू में नहीं आने वाले। ट्रंप ने अपना युद्धपोत रवाना कर दिया है, तो देखिए ईरान क्या कह रहा है। ईरान कह रहा है ट्रंप पर जो हमला हुआ था, वो कह रहा है पिछली बार तो बच गए थे लेकिन इस बार नहीं बचोगे। ईरान का ये कहना सवाल खड़े कर रहा है, क्या तब भी जब ट्रंप पर हमला हुआ था इसमें भी ईरान का हाथ था? Take a look at what happened. क्या ईरान ने ही ये हमला ट्रंप पर करवाया था? क्योंकि ईरानी मीडिया पर यह तस्वीर चल रही है और दावा किया जा रहा है कि यह कहा गया
कि ट्रंप इस पोस्ट में कि पिछली बार बच गए थे, इस बार नहीं बच पाओगे। तो क्या ईरान ऐसा भी कर सकता है? बड़ा सवाल यह है, क्योंकि ट्रंप बड़े बड़े युद्धपोत भेज रहे हैं और ईरान अमेरिका में निपटाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी और उस पर तनाव बढ़ा दिया है, तो ईरान ने अब ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल से ट्रंप को यह धमकी मिली है। इसमें 2024 में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की तस्वीर दिखाई गई और ट्रंप को चेतावनी दी गई है कि इस बार निशाना चूकेगा नहीं। दरअसल 2024 में एक रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हुई, तब गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई और बाल बाल बचे। ईरान ट्रंप को धमकी देने के लिए इन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल ईरान इस समय मुल्क में सबसे बड़े विद्रोह का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संगठन ईरान में अब तक 2500 के मारे जाने का दावा कर रहे हैं। ईरान के अधिकारी प्रदर्शन और बवाल के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बता रहे हैं और सैन्य कार्रवाई करने पर अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे रहे हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने चेतावनी के साथ ईरान की घेराबंदी का ऑर्डर दिया है, जिसके बाद पहली बार ईरान ने सीधे ट्रंप की जान लेने की धमकी दी है। जानकार मानते हैं कि एक तरीका से अमेरिका को ईरान का चैलेंज है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो भी खामोश नहीं बैठेगा। हमास, हिजबुल्लाह, हूती के आतंकियों को ईरान मदद करता रहा है और तो क्या उन्हीं आतंकियों को ट्रंप पर हमले का टारगेट भी दिया जा सकता है। सुनिए जरा जो कुछ ईरान और अमेरिका के बीच हो रहा है, इस पर धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से शिया सुन्नी यहां रहते हैं। करगिल में भी बहुत से लोग हैं जिनके लोग ईरान में रहते हैं, वहां भी बड़े प्रोटेस्ट हुए। सुनिए जरा। अमेरिका पूरी दादागिरी पे उतरा हुआ है और खास तौर पर इस्राइल मुस्लिम दुनिया पर को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। जुल्म और ज्यादती के जरिए, दबाव के जरिए, अत्याचार के जरिए, नस्लकुशी के जरिए। जमहूरी तौर पर एहतजाज करना अवाम का हक बनता है और अवाम का हक है कि वो अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करें, सड़कों पर आएँ। ये हर मुल्क में है, एहतजाज करना हक रखता है, लेकिन इस एहतजाज को दहशतगर्दी रविश में ले जाना ये हमारी अक्ल कबूल नहीं करती है। एहतजाज ईरानियों का हक था, लेकिन एहतजाज के आड़ में आकर वहाँ पर मसाजिद जलाई जा रही हैं, रोज़े जलाए जा रहे हैं और वहाँ पर कुरान जलाया जा रहा है, लाइब्रेरियाँ जलाई जा रही हैं। तो इससे ये बात समझ में आ जाती है कि ये एहतजाज सिर्फ एक बहाना था, असल मकसद कुछ और था। अब देखिए आज की एक और बड़ी खबर है। पाकिस्तान जो ट्रंप 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 करता रहता है हर वक्त, उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की नो एंट्री हो गई है। अमेरिका में पाकिस्तानी बैन हो गए हैं। यह शहबाज शरीफ के लिए बड़ा झटका है कि ट्रंप के आगे दस्तरखान बिछाते रहे, कालीन बिछाते रहे और ट्रंप ने ही झटका दे दिया है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, वो तस्वीर सबसे ज्यादा छाई रही जब यह मुलाकात हो रही थी। शहबाज शरीफ और मुनीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि कब से सब्र कर रहे थे और ख्वाब देख रहे थे कि कभी तो मुलाकात होगी ट्रंप से। यह तस्वीर ऐसी थी, फूले नहीं समा रहे थे खुशी से, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या फिर असीम मुनीर हो। और ट्रंप तो असीम मुनीर को अपना फेवरेट जनरल तक कह रहे थे, अब जनरल को ही झटका दे दिया है। शहबाज शरीफ ने हदें पार करते हुए ट्रंप को वहीं नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया था। टुडे अगेन आई वुड लाइक टू नॉमिनेट दिस ग्रेट प्रेसिडेंट फॉर नोबेल पीस प्राइज बिकॉज आई जेन्युइनली फील दैट ही इज द मोस्ट genuine and most wonderful candidate for peace prize. उन्हीं को भी मुंह पर हाथ लगाना पड़ा। Not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el Sheikh, achieving peace in अब हुआ ये, इतनी तारीफ के बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान पर बैन लगा दिया है। पाकिस्तान अमेरिका की खूब चापलूसी में लगा था। शहबाज और मुनीर ट्रंप की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, नोबेल दिलाने के लिए अड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और दावा करते रहे कि वो अमेरिका के सबसे खास यार हैं। टुडे अगेन आई वुड लाइक टू नॉमिनेट दिस ग्रेट प्रेसिडेंट for Nobel Peace Prize
लेकिन ट्रंप ने ऐसा झटका दिया कि पाकिस्तान की सारी हवाबाजी हवा हो गई। ट्रंप ने पाकिस्तानियों के वीजा पर रोक लगा दी और साफ कह दिया कि पाकिस्तानी अमेरिका पर बोझ की तरह हैं, वो अब अमेरिका में बसने की भी सोच नहीं सकते। अब ये देखिए जरा तस्वीर, ट्रंप ने नो एंट्री कर दी है। शाहबाज और मुनीर इनकी नहीं, इनके साथ पीछे जो लोग आ रहे हैं सबकी नो एंट्री है। अब पाकिस्तान ने कैसे नो एंट्री पाकिस्तान पर अमेरिका ने की है? जो पाकिस्तान लगातार अमेरिका और ट्रंप की चापलूसी कर रहे थे, उसे ट्रंप ने बड़ा झटका दिया और पाकिस्तानियों का वीजा रोक दिया। मतलब ट्रंप ने पाकिस्तानियों के अमेरिका में बसने पर रोक लगा दी। वैसे अमेरिका ने भारत के 6 पड़ोसी समेत 75 देशों पर बैन लगाया है, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी मार पाकिस्तान पर पड़ी है, क्योंकि शाहबाज मुनीर ट्रंप का गुणगान कर अमेरिका को दोस्त मानने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि टैरिफ को लेकर अमेरिका का चीन भारत से तनाव बढ़ा है और इसका फायदा उठाकर दक्षिण एशिया में अमेरिका का सबसे करीबी बन जाया जाए। लेकिन अमेरिका ने भारत और चीन पर बैन नहीं लगाया, पाकिस्तान पर बैन लगा दिया। पाकिस्तान अमेरिका के कदम से हैरान है और उसे अभूतपूर्व फैसला कह रहा है, लेकिन इतने बड़े झटके के बाद भी पाकिस्तान झूठे दावे से बाज नहीं आ रहा। पाक विदेश मंत्रालय कह रहा है हम अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन का कहना यह है कि वो उन विदेशियों की संख्या कम करना चाहते हैं जो अमेरिका के लिए बोझ बन रहे हैं, उनकी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। यानी पाकिस्तानी अमेरिका के लिए बोझ बन रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तानियों को बोझ मानने लगा है। ट्रंप के फैसले से 75 देशों का इमिग्रेंट वीजा यानी ग्रीन कार्ड रोक दिया गया। यह वीजा उन लोगों को जारी होता है जो कोशिश करते हैं अमेरिका में बसने की, लेकिन पाकिस्तानियों की अमेरिका में एंट्री और बसना अब बंद हो जाएगा। लेकिन बैन सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं लगा, दुनिया के 75 देशों पर लगा है। भारत के ही लगभग सभी पड़ोसियों पर अमेरिका ने बैन लगाया है, लेकिन भारत पर नहीं। ये देख रहे हैं आप, ये भारत के आसपास जो देश हैं, पाकिस्तान बैन, उसके बगल में पड़ोस में अफगानिस्तान की नो एंट्री। इधर आइए, भारत का एक और पड़ोसी नेपाल, उस पर भी बैन लगा दिया। नेपाल के अलावा बांग्लादेश पर भी बैन लगा दिया, यहां भी नो एंट्री। भूटान के लोगों की भी नो एंट्री है और म्यांमार के लोगों की भी नो एंट्री है। ये आप देख रहे हैं, आसपास भारत के लगभग 5 से 6 पड़ोसी, सब पर बैन लग गया है। लेकिन पाकिस्तानियों को दुनिया का हर देश भगा रहा है, हर देश खदेड़ रहा है। ऐसा क्यों? सिर्फ अमेरिका नहीं, देखिए लंबी चौड़ी फहरिस्त है। सऊदी अरब, जिस सऊदी अरब से पाकिस्तान बड़ी बड़ी डील कर रहा है, वो भिखारियों को लेकर पाकिस्तान से परेशान रहा है। पिछले साल 56,000 पाक भिखारियों को निकाला है सऊदी ने। भिखारियों को लेकर पाक को कड़ी चेतावनी दी है। यूएई देखिए, ज्यादातर पाक नागरिकों के वीजा पर बैन लगा दिया। बिजनेस या घूमने की आड़ में पाक नागरिक जाते हैं और फिर इनमें से काफी वहीं भीख मांगने लग जाते हैं। दुबई ने 6,000 पाक भिखारियों को निकाल दिया। अजरबैजान पाकिस्तान से हथियारों समेत कई बड़े सौदे करता है, लेकिन पाक के भिखारियों से अजरबैजान भी परेशान है। पिछले साल 2500 पाक भिखारियों को निकाल दिया। भारत के दुश्मन आतंकियों को पालते पोसते हैं। हाफिज मसूद जैसे आतंकियों को पनाह देता है पाकिस्तान। आतंकियों की घुसपैठ कराकर हिंसा फैलाता है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने रिश्ते खत्म किए और भारत ने भी खदेड़ दिया था, आपको याद होगा। पहलगाम के बाद सबको वापस भेजा गया था। अमेरिका पाकिस्तान की चीन से बढ़ती नजदीकी से परेशान है। पहले पाक ज्यादातर हथियार अमेरिका से खरीदता था, अब वो चीन और मुस्लिम देशों से डील कर रहा है। कई मुस्लिम देशों से पाक की करीबी ट्रंप को पसंद नहीं है। इजराइल देखिए जरा, पाक ने कई बार गाजा और फिलिस्तीन का समर्थन किया है। पाकिस्तानी आतंकियों ने हमास के समर्थन में रैली की। इजराइल मोदी और ट्रंप को सबसे अच्छा दोस्त मानता है और पाक को आतंकी समर्थक और अपना विरोधी मानता है। रूस पुतिन मोदी के सबसे अच्छे दोस्त और साझेदार हैं। भारत के खिलाफ पाक की साजिश का विरोध करता है। पाकिस्तान जिस तरह ट्रंप की चापलूसी में लगा हुआ है, शाहबाज का वो रुख भी पुतिन को बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की जो रियल एक्सपर्टाइज है वो आतंकवाद है। पाकिस्तान की सेना ने इसमें बहुत परफेक्शन कर रखा है। पूरी दुनिया में इस समय जहां भी आतंकवाद होता है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है। लोग बॉर्डर मिलता है ईरान से, डायरेक्ट ईरान गए थे या कहीं से पाकिस्तान के अंदर इंटर किए गए थे या पहले अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से वहाँ पे आए।
और या फिर उसके अलावा ये भी हो सकता है कि दुबई से या किसी तीसरी जगह पे भेजे गए हों, वहाँ से आए ताकि शुबह ना हो। और इनको फिर ये भी था कि ये लोग जितने भी थे इनको काफ़ी बड़ी समय से ट्रेनिंग मिल रही थी। और ये पाकिस्तान की तारीफ में कसीदों के बाद आज की एक और बड़ी खबर है। आज की खबर है मकर संक्रांति पर पूजा। तस्वीर में आपको दिखाऊं, योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ में थे। योगी की आदत जब वहां रहते थे महंत के तौर पर तो सुबह 4 बजे उठकर पूजा करते थे और ये तड़के 4 बजे की तस्वीर आप देख रहे हैं। मकर संक्रांति का मौका था, योगी मौजूद थे गोरक्षनाथ में, तो भक्तों की भारी भीड़ थी। भक्त देखिए किस तरह से जल चढ़ा रहे थे। चढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं मकर संक्रांति पर खिचड़ी चढ़ा रहे हैं भक्त। दूसरी तरफ देखिए योगी आदित्यनाथ की बच्चे से बात करते हुए एक तस्वीर वायरल है। योगी पूछ रहे हैं क्या चाहिए, बच्चा कह रहा है चिप्स चाहिए। और क्या चाहिए बताओ? चिप्स 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 ही मंगाओ। और क्या चाहिए बताओ? चिप्स चिप्स। तो बच्चे ने योगी के कान में कहा उसे चिप्स चाहिए। मकर संक्रांति पर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर गौ सेवा में लगे थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पीएम आवास की तस्वीरें। ये जो गाय आप देख रहे हैं खास तरह की गाय है, प्रधानमंत्री के आवास पर मौजूद है। इससे पहले भी ये तस्वीरें सामने आई, प्रधानमंत्री गाय को दुलराते हुए, गौ सेवा करते हुए, उन्हें खिलाते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गौ की सेवा कर रहे हैं, पीएम आवास में ये देसी और खूबसूरत गाय पली हुई है दरअसल, और ये पुंगनूर है। इसे दुनिया की सबसे छोटी गायों में गिना जाता है। ये आम गायों की तुलना में शारीरिक रूप से बेहद छोटी होती है। आमतौर पर इसकी जो ऊंचाई है ये 70 से 90 सेंटीमीटर के बीच होती है। पुंगनूर गायों का जो वजन है 115 से 200 किलो के बीच होती है। छोटे कद के बावजूद ये गाय पूरी तरह से विकसित होती हैं। ये दक्षिण भारत के दरअसल आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की देसी नस्ल है। इसका नाम पुंगनूर गांव पर पड़ा है जहां यह नस्ल पाई जाती है। पुंगनूर गाय अपने दूध की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। इसके दूध में फैट की मात्रा करीब 5% या उससे अधिक होती है। आमतौर पर जो आप दूध लेते हैं वो 3% उसमें फैट होता है, इसमें फैट 5% और उससे ज्यादा होता है। इसका दूध बेहद पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। कई जगहों पर इसका दूध 800 से 1000 रुपए प्रति लीटर मिलता है। जी हां, 800 से 1000 रुपए प्रति लीटर। इन गायों का दूध रबड़ी जैसा गाढ़ा और मलाईदार होता है। इसका दूध कई मंदिरों में प्रसाद और भोग के लिए भी इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, इस गाय के गोबर और मूत्र की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। इसे ज्यादा चारे की जरूरत नहीं होती, सूखे चारे पर ही ये पल जाती हैं। रोजाना करीब 5 किलो चारा ही इन गायों के लिए पर्याप्त होता है। कभी पुंगनूर गाय बड़ी संख्या में होती थी, लेकिन अब ये विलुप्त हो रही। क्रॉस ब्रीडिंग और उपेक्षा के कारण इसकी संख्या लगातार घट रही है। 2013 की पशुधन गणना की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी संख्या सिर्फ 2772 थी। अब आपको दिखाऊं, मकर संक्रांति का वक्त है, मौका था, तो आज माघ मेले में भी लाखों की भीड़ थी। देखिए जरा माघ की तस्वीर, किस तरह से तैयारियां की गई हैं। ये संगम नोस की तस्वीर आप देख रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री
और मकर संक्रांति पर साधु संत बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे थे स्नान के लिए। खचाखच भीड़ थी। ये माघ मेले की भीड़ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। भक्त जो पहुंचे, लेकिन खास उत्साह होता है माघ मेले में जब साधु संत पहुंचते हैं स्नान करने के लिए। माघ मेला में अजब गजब साधु भी पहुंचे हैं। तस्वीर देख रहे हैं, कोई लेटे हुए साधु हैं जो लेट कर पहुंचे हैं, कोई कांटों के बीच हैं। लेकिन जो साधु सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है वो है सतुआ बाबा। सतुआ बाबा आज खुद बुलडोजर पर चढ़ गए। बुलडोजर भी खड़ा हुआ है, देखिए, जिसका नाम है JCB। अपराधी लोगों पे चढ़ने वाली गाड़ी, माफियाओं को खत्म करने वाली ये बुलडोजर गाड़ी। थोड़ा दिखा दीजिए। ये बुलडोजर गाड़ी है जो अपराध वाले लोगों को रौंदती जाएगी। और आप देखिएगा, लोगों ने विश्वास जताया, जो अपराध करेगा उस पर यह गाड़ी काम करेगी। इसको देखते ही लोग, अपराध वाले लोग चूहे की बिल में चले जाते हैं, या तो उनकी राम नाम की यात्रा निकल जाती है। आप देखें, मैं माघ मेले में इस बुलडोजर को इसलिए रखा हूँ, यह JCB को, कि यह संदेश देगी कि यह भारत विकास का है, अपराध मुक्त है, और जो इस भारत में और उत्तर प्रदेश में अपराध करेगा उसको हमारा बुलडोजर रौंद देगा, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा हैं। और आइए, बुलडोजर बाबा की बात कर रहे हैं तो बुलडोजर एक्शन कहां होने जा रहा है वो आपको दिखाऊं, जिस पर बवाल है। आपको बरेली लिए चलता हूं। बरेली में लाल निशान लगा दिए गए हैं घरों पर। दावा है जो घर अवैध है या कब्जा अवैध है उन पर ये लाल निशान लगाए गए हैं। ये बरेली के घरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपने रजिस्ट्री कराई थी पहले से? क्या कैसे देते हैं इतनी सब्जी? देख रहे हैं, ये लाल निशान लगे क्रॉस के। जो आसपास के लोग हैं वो पेपर दिखा रहे हैं कि उनके पास तो पूरे पेपर हैं। इस तरह के क्रॉस निशान लगे हुए घरों पर। बरेली में नगर निगम की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ। बरेली में 300 घरों और 60 दुकानों पर लाल निशान लगाए गए। इलाके के लोगों में बुलडोजर एक्शन को लेकर डर है। नगर निगम के मुताबिक जिन घरों पर निशान लगे हैं वो अवैध हैं और सड़क चौड़ीकरण के मार्ग में रुकावट डाल रहे हैं। दरअसल सड़क को चौड़ा किया जाना। प्रशासन ने सभी मालिकों को नोटिस जारी किया और साफ कहा है कि यदि अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर कार्रवाई होगी और खर्च मालिकों से वसूला जाएगा। दूसरी ओर लोगों का दावा है कि वो 100 सालों से वहां रह रहे हैं। बरेली नगर निगम ने करीब 60 दुकानों को चिन्हित किया, लेकिन कारोबारी नगर निगम के फैसले का विरोध कर रहे हैं। दरअसल यहां सीएम ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं। इस योजना के तहत सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, उनका चौड़ीकरण हो रहा है और चौड़ीकरण किया जाएगा, इसीलिए घरों पर लाल निशान लगाए गए और इस पर बुलडोजर चलेगा। आप सुनिए जरा, जिनके घरों पर ये निशान लगे वो क्या कह रहे हैं। मुझे विधवा हुए मैंने मेहनत मजदूरी करके ये सब कुछ करा है और आप जो तोड़े निकल मारा, कहाँ जाएंगे बेटा? कुछ नहीं बोला, हमने तो देखा भी नहीं, वो निशान लगाए चले गए, कुछ बोले ही नहीं। जितने भी मकान यहाँ बने हुए हैं सबके बनामे हैं, BDA से अप्रूव्ड है। यहाँ पर जो उन्होंने 16 मीटर की रोड बताई है वो 16 फीट की रोड है एक्चुअली, जो कि अब 12 फीट रह गई है, 12-14 फीट, क्योंकि 2 फीट का नाला आ गया है, 3 फीट का। 12 फीट जगह लिखी है, तो फिर अब प्रॉब्लम क्यों है? 12 फीट जगह हमारे कागज में दिखा रहा है, तो ये क्या कागज मान्य नहीं है? हमारे कागज ये बताइए, कागज ये नगर निगम वाले, और हमसे बोले तुम्हें नहीं, बोले तुम्हें ज्यादा मालूम है कि ये रोड कितनी होनी चाहिए। तो आप सुन रहे थे बरेली के लोग क्या कह रहे हैं। जिनके पास कागज है वो कागज दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ बरेली में नहीं हो रहा है, ऐसा काशी में भी हो रहा है। यूपी का जिला काशी में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चल रहा है, जिस पर विपक्ष और विरोधी बवाल कर रहे हैं। ये किया जा रहा है कि ये प्रशासन
और उस पर बाकायदा खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए। वो कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष की मंदिर बने उस पर बुलडोजर चल रहा है। जान से तोड़ रहे हैं। तो वाराणसी के दाल मंडी में चौड़ीकरण का कार्य तेजी से हो रहा है। आज भी बुलडोजर की मदद से एक मकान के ढांचे को गिराया गया। इस बीच दाल मंडी में वीडीए की कार्रवाई को लेकर खींचतान बढ़ गई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने मस्जिद हटाने से मना कर दिया है। कमेटी ने कहा है हम दाल मंडी की मस्जिदों को हाथ तक नहीं लगाने देंगे। बुलडोजर से दबाव बनाया जा रहा है लेकिन हम डरने वाले नहीं है। चौड़ीकरण हो या ना हो, चाहे प्रोजेक्ट पूरा हो या ना हो, हम मस्जिद नहीं देंगे। दाल मंडी चौड़ीकरण के रास्ते में 6 मस्जिदें आ रही हैं जिस पर विवाद है। दबाव में क्यों आवे? सवाल है दबाव हमारे ऊपर बनाएंगे, मस्जिद दे दिए, क्या हम मस्जिद दे देंगे? मस्जिद नहीं दे सकते। मस्जिद कोई दे ही नहीं सकता। किसी मुतवल्ली को कोई अधिकार नहीं है कि वो मस्जिद दे दे। न मस्जिद बेची जा सकती है, न मस्जिद खरीदी जा सकती है। और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एंट्री हो गई है जब से उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो गया है। इसलिए मस्जिदों के बारे में तो कोई सोचे नहीं। वहीं दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट पर भी बुलडोजर चल रहा है। मणिकर्णिका घाट पर जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। उस पर कांग्रेस का कहना यह है कि ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है ये मंदिरों पर हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ट्वीट किया है। वो ट्वीट ग्राफिक्स में दिखाऊं कि मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं दूसरी ओर मणिकर्णिका घाट पर सौंदर्यीकरण पर सवाल उठ रहे हैं। घाट पर अहिल्याबाई के बनाए शिव मंदिर तोड़ने का आरोप लग रहा है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मूर्तियां तोड़ने का आरोप लगाए हैं। खड़गे ने लिखा है कि धार्मिक सांस्कृतिक विरासतों को नष्ट किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन किसी भी मंदिर को तोड़ने से इनकार कर रहा है। इस बीच इस कार्रवाई पर कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं। ट्वीट किया है उन्होंने और ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पुजारी। बहुत पूरा प्राचीन 500 बरस से कम नहीं है ये मणि का। वो गंगा जी की मंदिर है, उसमें अहिल्याबाई होलकर ने शिव जी का ली है। अगल बगल और भी शिव जी की मंदिर, उसमें खाना बना रहा सब थी और रोज पूजा पाठ उसका होता था। कितना बड़ा मंदिर था ये मणि? अरे पूरा इतना ऊंचा मणि था, गंगा जी से लेके इतना ऊंचा जो देख रहे हैं। उसके बीच में बनाया था आला टाइप का पूरा मूर्ति, खड़ी मूर्ति और शिव जी की लिंग रही, गंगा जी की मूर्ति रही। ये परसों नरसों तोड़ा गया है। तो मूर्ति था मार्बल का और जो कि नीचे 4-5 मूर्ति लगी हुई थी, सारा टूट गया है। तो भगवान का मंदिर, किस भगवान का मंदिर था? भोलेनाथ का। भोलेनाथ का मंदिर था, क्यों तोड़ा गया है? अब ये तो हमको नहीं पता, पर तोड़ दिया गया है। जो कि मूर्ति यहाँ घाट का जितना था सारा कुछ। बाल समाज के सभी लोग नाराज है और यहाँ के क्षेत्रीय लोग भी नाराज है। अहिल्याबाई होलकर जी का जो मूर्ति तोड़ा गया उससे सभी लोग नाराज है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको पश्चिम बंगाल लिए चलता हूं। ममता बनर्जी को सुप्रीम नोटिस। दरअसल आपको याद होगा पिछले दिनों क्या हुआ, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुनवाई हुई जब कोलकाता में ईडी की रेड हुई थी, उस मामले में सुनवाई हुई। आज इस मामले में ममता बनर्जी कोर्ट पहुंची और ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, इस मामले में ममता ने पदयात्रा भी की थी। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊं कि कोर्ट क्या हुआ। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी किस बात की जांच के लिए वहां गई थी। ईडी के वकील ने कहा अवैध कोयला घोटाले की जांच के लिए गई थी। सरकार ने हम पर एसआईआर डेटा चोरी के आरोप लगा दिए हैं, लेकिन एसआईआर की पूरी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कोयला घोटाले की जांच चल रही है? ईडी के वकील ने कहा जी हां, कोयले का भुगतान कैश में किया जाता था। लगभग 20 करोड़ कैश आईपैक को ट्रांसफर किया गया। आईपैक वही जो ममता बनर्जी का पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है, राजनीतिक रणनीति बनाते हैं। बंगाल सरकार ने इस पर कहा घोटाले में आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज हुआ था। चुनाव के समय अचानक कार्रवाई क्यों हो रही है? अब इतने दिनों से ईडी क्या कर रही थी? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में चुनाव आईपैक कराती है या फिर चुनाव आयोग, यह पूछा। बंगाल सरकार ने कहा लेकिन आईपैक के पास कई तरह के आंकड़े रहते हैं,
आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के पास जानकारियां थी। ईडी उनका लैपटॉप जब्त करना चाहती थी। ममता सिर्फ उनका आईफोन लेकर आ गई थी। उन्होंने ईडी रेड में किसी तरह की दखल नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया। ममता बनर्जी सरकार को नोटिस जारी करते हुए टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी के आरोप गंभीर हैं, 2 हफ्ते में जवाब दें, केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई में दखल ना दें, उनको काम करने दें। कुछ सवालों के जवाब ना मिलने से अराजकता फैल सकती है। अगर केंद्रीय एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच कर रही हैं, तो क्या उन्हें राजनीति करके रोका जा सकता है? सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। जो लोग लूट खसोट करते हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, इसके लिए प्रतिबद्ध। सर्वोच्च न्यायालय से एक करारा झटका ममता बनर्जी को लगा है। जंगल राज कैसा होता है? जंगल राज बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। हम सवाल पूछना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहती है कि ममता जी कृपया ये बताइए, ये भारत के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब किसी निजी संस्थान के बचाव के लिए कोई राजनीतिक दल उतरा हो। इस लड़ाई के बाद आइए बारी है लाइफ का फंडा की। शारीरिक चोट का तो इलाज हो सकता है, लेकिन शब्दों से कई बार ऐसी चोट लगती है जिससे रिश्ते नाते सब टूट जाते हैं, क्योंकि एक बार मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। बेहतर रिश्तों के लिए बोलते समय आचार्य चाणक्य का फंडा अपनाइए। आचार्य चाणक्य ने कहा है, तावत मौनेन नियंते कोकिलिश्चैव वासरा, मतलब जब तक कोयल मीठा बोलना सीख नहीं लेती है, बोलती ही नहीं, वो महीनों खामोशी से अभ्यास करती रहती है, और जब कोयल बोलती है तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसे सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। जबकि कौवा किसी का कोई नुकसान ना भी करे, लेकिन जैसे ही आसपास बोलता है लोग उसे मारकर भगा देते हैं। कौवा और कोयल में रंग में ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन सिर्फ आवाज की वजह से दोनों से अलग अलग बर्ताव होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इंसान को भी कोयल से सीखना चाहिए और मधुर और अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सही बात भी है। कड़वे स्वर में कहेंगे अगर सही बात, तो आपकी बात का महत्व कम होगा और बुरी भी लगेगी। लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे और अपनी वाणी की वजह से आप बहुत से लोगों के दुश्मन बन जाएंगे। इस तरह आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के जरिए फंडा दिया, कुछ भी बोलने से पहले हमें काफी सोचना चाहिए, मधुर भाषा में अपनी बात रखनी चाहिए। इससे आप हमेशा प्रेम और सम्मान हासिल करेंगे। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।